Hi students. Today our topic of discussion will be the digestion of food. So far we have discussed the whole alimentary canal and the digestive glands associated with the human digestive system. So today we will discuss the digestion of different types of foods, including carbohydrate, proteins, and fats. Okay, so in this whole process, there are 4 to 5 steps. First step is the ingestion of food, intake of food, that is ingestion, and then this one is the second step, that is digestion of food. Digestion means it is not the breakdown of complex food molecules into simple one, but we are adding something that the breakdown of complex food molecules into simple one with the help of certain enzymes and within the digestive tract, तब हम इसको डाइजेशन कंप्लीट कहेंगे. इंजेशन, डाइजेशन, फिर देन एब्जॉर्बेशन है. जो फूड मोनोमेरिक यूनिट तक पहुंच गया है वो फूड वापस जो है एब्जॉर्ब होना है. ठीक है, उसके बाद असेमिलेशन, वही फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है उसकी यूटिलाइजेशन बॉडी में किस तरह से है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है. एंड देन लास्ट वन इज द इजेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो बॉडी से रिमूव होगा. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं. तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं डाइजेशन का प्रोसेस. इंजेशन हमें पता है, डाइजेशन जो है डिफरेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कैसे होती है. तो डाइजेशन किसकी करने जा रहे हैं, पहले ये सवाल है. डाइजेशन हमने क्या दिया, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वन, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो फूड में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये मेजर फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. मतलब मेजर का कि जो मैक्सिमम हमारे फूड में ये चीजें रहती हैं. कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है. जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में है. हर जगह पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मोनोमेरिक यूनिट में नहीं मिलेगा. कार्बोहाइड्रेट जो है ये पॉलीसैकेराइड्स, जैसे ग्लाइकोजन हो गया आपका, स्टार्च हो गया, इस फॉर्म में भी है. और ये ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स, जहां 2 मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ती हैं, दैट इज सुक्रोज, ठीक है, या लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. और इसी तरह ये लास्ट में जाके आपको मोनोसैकेराइड्स देगा, दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज वगैरह. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्म में ब्रेकडाउन होके इस फॉर्म तक जाना है. मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो सबसे मोनोमेरिक यूनिट आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज देगा. ठीक है, इसी तरह प्रोटीन्स टूटेंगे, प्रोटियोसिस, पेप्टोन, पेप्टाइड्स, और फिर लास्ट में जो है आपको सबसे छोटी मोनोमेरिक यूनिट मिलेगी, अमाइनो एसिड्स. इसी तरह फैट्स टूटेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल आपको देंगे. ओके, ये था एक ओवरव्यू डाइजेशन ऑफ फूड को लेके. अब ये जो फूड जो है ये 2 मैकेनिज्म अप्लाई हो रहे हैं डाइजेशन के टाइम. एक तो मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें आपका च्यूइंग वगैरह जो है इन्वॉल्व होता है. दूसरा है जो एंजाइमेटिक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस. हम केमिकल प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. केमिकल प्रोसेस में हम शुरू करते हैं सबसे पहला फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट्स किसमें है भाई, आपके ग्रेन्स जितने भी हैं, आप चपाती ले रहे हैं उसमें है. ठीक है, वीट वगैरह में ये सब, या पोटैटो है आपका, ठीक है, उसमें. तो बहुत सारी चीजों में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है. कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम डाइजेशन शुरू करें कि कहां से डाइजेशन शुरू होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो अगर हम लिखते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इन माउथ, मुंह में शुरू होती है कहीं, तो आंसर है यस. उसका एक ही रीजन है, ठीक है, कि यहां पे जो है एंजाइम पाया जाता है, दैट इज सेलिवरी अमाइलेज, जिसका पुराना नाम टाइलिन था. ठीक है, इससे भी पहले एक चीज मैं ऐड करता चलूं, क्योंकि हम केमिकल डाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो केमिकल डाइजेशन में हम एंजाइम्स की बात करें. एंजाइम्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं. एंजाइम्स को हम जो है क्लासिफाई करते हैं बड़े बेसिस पे. तो यहां कौन से डाइजेशन में एंजाइम्स जो है इस्तेमाल होने वाले हैं, तो हम उसकी कैटेगरी लिख देते हैं. यहां हाइड्रोलिसिस एंजाइम है. हाइड्रोलिसिस एंजाइम जो वाटर की प्रेजेंस में जो है वो एक्शन करेंगे. ठीक है, तो समझ लीजिए जब भी मैं यहाँ एंजाइम लिख रहा हूं, इससे पहले जो है हम यहाँ वाटर ऐड करेंगे ही करेंगे. ठीक है, ऑटोमेटिकली आप याद रखिएगा. तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स हैं जो वाटर की प्रेजेंस में वर्क करेंगे. ठीक है,
क्योंकि एनहाइड्रस बॉन्ड जो फूड में है उनको ब्रेक डाउन करेगा, पानी की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस जो है वो रन होता है। माउथ में डाइजेशन हमने कही, तो किसकी डाइजेशन हो रही है भाई माउथ में? हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड, जिसको हमने कहा या तो स्टार्च होगा या ग्लाइकोजन, ठीक है। इसमें हम यहां ऐड करेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। तो सलाइवा में ये एंजाइम है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट भी हैं, आयंस वगैरह भी हैं जो एज अ बफर एक्ट करते हैं, थायोसाइनेट भी हैं जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज काम करते हैं, लाइसोजाइम भी है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल। सो सैलिवरी अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, यहां तो क्या बनाएगा? यहां ये बनाता है माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन। अब दो चीजें आपको और बताता चलूं, जब भी लास्ट में एस लगता है या ओस लगता है तो क्या मतलब है? सभी एंजाइम्स में नहीं, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम्स में जहां एस लास्ट में लगता है तो समझ लीजिए ये एंजाइम है। माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेस, ठीक है, एस। हालांकि प्रोटीन वाले अलग हैं, टाइलिन वगैरह, इसमें ट्रिप्सिन, ठीक है, उसको अब छोड़ देते हैं हम कहीं। तो ओस वर्ड यहां भी लगेगा, इसका मतलब हम शुगर की बात कर रहे हैं। माल्टोस, ठीक है, सुक्रोस, ग्लूकोस, ठीक है, गैलेक्टोस। तो ये जो फर्स्ट एंजाइम माउथ में एक्शन कर रहा है सैलिवरी अमाइलेज, वाटर की प्रेजेंस में, इसने स्टार्च और ग्लाइकोजन जो कि पॉलीसैकेराइड्स थे, इन पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ा, माल्टोस, आइसोमाल्टोस और अल्फा डेक्स्ट्रिन में जो है वो तोड़ के रख दिया डाइसैकेराइड्स में, ठीक है। इसके बाद ये तो थी माउथ की बात। माउथ के अलावा क्या स्टमक में ऐसा प्रोसेस हो रहा है? यहां सैलिवरी अमाइलेज इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये पीएच 6.8 तक काम करता है जो सलाइवा का। तो 30% जो है हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो इस ओरल कैविटी में इसोफेगस में हो जाता है स्टार्च के ब्रेकडाउन का, ठीक है। हमें इसलिए कहा जाता है कि खाना आप चबा के खाएं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि देखिए जैसे ही ये फूड यहां सैलिवरी अमाइलेज काम कर पा रहा है सिर्फ 6.8 पीएच पे, ठीक है। जब हम फूड को जल्दी से बिना मैस्टिकेट किए बड़े जल्दी से उसको अंदर करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका स्टमक है। स्टमक में पीएच जो है गैस्ट्रिक जूस का 1.0 से 2 है, तो यहां वहां पे उसका पीएच रहेगा ही नहीं। कौन सा? 6.8 पीएच नहीं है जिसपे इस एंजाइम ने काम करना है, इसलिए स्टार्च की डाइजेशन का प्रोसेस वहां रन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई जो माउथ में स्टार्च की डाइजेशन का प्रोसेस है, इसलिए हमें कहा जाता है कि खाना चबा के खाएं, क्योंकि जितना खाना आप अच्छी तरह से मैस्टिकेट करेंगे उतना ही ये सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज उसके साथ मिंगल्ड होगा और फिर वो फूड जो है आपका अच्छी तरह से ये एक्शन कर पाएगा, उसको इस लेवल तक तोड़ पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं बात कर रहा था दैट इज स्टमक। क्या स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट का होता है? तो आंसर है कि नहीं, यहां नहीं होता। ऊपर से जो प्रोसेस रन हुआ है वो कुछ हद तक यहां ब्रेकडाउन होगा, लेकिन नए सिरे से यहां पे जो है ब्रेकडाउन होने का प्रोसेस नहीं है। स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फूड, ठीक है। वहां पे 1.5 से लेके 2 जो है पीएच है, हालांकि बच्चों का 5.0 पीएच रहता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस जो है नहीं है। इसके बाद स्टमक के बाद अगर हम ग्लैंड्स पे चले जाएं तो क्या लीवर जो है डाइजेशन का प्रोसेस करेगी कार्बोहाइड्रेट की? आंसर है नहीं। या हम पीछे वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि लीवर जो है वो सिर्फ बाइल सॉल्ट्स रिलीज करती है, तो वो सॉल्ट जो है एमल्सिफिकेशन करते हैं फैट्स की, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स कोई भी नहीं है। तो उसके अलावा बात आती है स्टमक के बाद पैनक्रियाज की। क्या पैनक्रियाज जो हैं वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो रन कर सकते हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस जिसको हमने कहा 5 से 100 मिलीलीटर की बात की, तो यहां कोई एंजाइम कहता है तो यहां पे भी है, सिर्फ एंजाइम का नाम बदलेगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, वहां सैलिवरी अमाइलेज था, सलाइवा से रिलीज हुआ था, और ये पैनक्रियाज से रिलीज हुआ है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये भी स्टार्च और ग्लाइकोजन के ऊपर एक्शन करता है। अगर ऊपर से पूरा ये टूटा नहीं है तो नीचे आके ये एक्शन करेगा। अब मैं एक चीज यहां ऐड करता चलूं, कोप्रोफेगी आपने सुना होगा, कोप्रोफेगी, जहां एनिमल्स जो है वो फिकल मेटल खाते हैं, फिकल स्टूल्स, लैट्रिन खाते हैं। कहता है ऐसा किस में है? बहुत सारे पिग्स और रैबिट्स जो हैं ऐसा काम करते हैं। कहता है रीजन क्या है?
कहता है जब फर्स्ट टाइम वो फूड कंज्यूम करते हैं, स्पेशली सेलुलोज वगैरह डाइजेस्ट करते हैं, तो सेलुलोज डाइजेशन का देखिए हम लोगों में है ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग जो है कच्ची चीजें खाते थे या सेलुलोज वाली चीजें खाते थे, तो हमारा जो है वो तब एंजाइम्स थे हमारे किसमें, अपेंडिक्स में, तो हमने पका के खाना शुरू कर दिया तो वो कहीं ना कहीं डिस्कार्ड हो गए। ठीक है, तो बाकी एनिमल जो है सेलुलोज का डाइजेशन कर पा रहे हैं। तो उनमें से कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि कोप्रोफेगी क्या था, जहां एनिमल्स फर्स्ट टाइम जो है स्टार्च कंज्यूम कर रहा है, पूरा स्टार्च जो है उसका फूड में, सेलुलोज जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो वो आधा ब्रेकडाउन होकर स्टूल से बाहर निकल रहा है, वो वापस उन्हीं स्टूल्स को कंज्यूम कर रहा है कि उसकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है पूरा हो सके। दैट वेरी टाइप इज कोप्रोफेगी। ठीक है, तो स्टार्च की हम बात कर रहे थे, स्टार्च फिर ब्रेकडाउन होगा पैनक्रियाज में, यहां वाटर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा हर बार, क्योंकि हाइड्रोलिसिस एंजाइम से, तो स्टार्च ग्लाइकोजन की प्रेजेंस, स्टार्च या ग्लाइकोजन पैनक्रियाटिक अमाइलेज की प्रेजेंस में अगेन ब्रेकडाउन होंगे, फिर यही प्रोडक्ट आपको देंगे माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन। ध्यान देने वाली बात है कि यहां तक इसका मतलब है अभी तक कहीं भी आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज वगैरह जो है वो रिलीज होती नजर नहीं आई है, सिर्फ माल्टोस, आइसोमाल्टोस और अल्फा डेक्स्ट्रिन्स जो है यहां तक टूटा है। इसका मतलब इसके आगे फर्दर जो है ब्रेकडाउन का प्रोसेस रन होना है, वो कहां जाके रन होना है, इसका मतलब लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से आगे, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता ही नहीं है, इसलिए जितना भी इनका ब्रेकडाउन है लास्ट में जाके कहां होना है, दैट इज इन इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इंटेस्टाइनल एक्शन होगा किसका, इंटेस्टाइनल जूसेस का एक्शन होगा। तो यहां पे कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं जो एक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पे माल्टेस, याद रखिए, एस किसके लिए, एंजाइम के लिए, ओस शुगर के लिए। दूसरा आइसोमाल्टेस, अब इसको ब्रेकडाउन भी तो करना था, शुगर ऊपर से आ गई है। तो तीसरा अल्फा डेक्स्ट्रिनेस, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एंजाइम जो माल्टेस एंजाइम है, जो ऊपर से शुगर थी, माल्टोस, इसको तोड़ेगा, ये आइसोमाल्टोस को तोड़ेगा, और ये अल्फा डेक्स्ट्रिन को तोड़ेगा। तो माल्टोस को तोड़ के इसने क्या किया, यहां पे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना दिए। ये है मोनोमेरिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्दर कार्बोहाइड्रेट इससे नीचे नहीं टूटेगा, अब ग्लूकोज टूटेगा तो फिर एनर्जी देगा। ठीक है, यहां पे भी 2 मॉलिक्यूल किसके, ग्लूकोज के, और यहां पे भी 2 मॉलिक्यूल किसके, ग्लूकोज के। ये तीनों क्या है, मोनोमेरिक यूनिट्स। तो क्या हमने सिर्फ इसी तरह की जो है माल्टोस, आइसोमाल्टोस, बस डेक्स्ट्रिन, इसके अलावा हमने कुछ कंज्यूम नहीं किया। क्या था, हम जो शुगर है, दैट इज सुक्रोज भी जो है वो शुगर जो है कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है लैक्टोज, दूध की जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कंज्यूम करते हैं। तो सुक्रोज जो है ये भी टूटता है सुक्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में, ये टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, फ्रूट की शुगर जो है। ठीक है, लैक्टोज भी जो है वो टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेस एंजाइम, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये किसने तोड़ा, लैक्टेस एंजाइम में। ठीक, तो आपके पास मोनोमेरिक यूनिट लास्ट में क्या बची जब कार्बोहाइड्रेट टूटा, ग्लूकोज, ये देखिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो इस लेवल पे टूटेगा। लैक्टोज की बात करता चलूं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे एजिंग होती है तो लैक्टोज की डाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में डिटोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने वहां कहा था बच्चों में लाइपेज जो है वो काम करता है, स्टमक में बाद में नहीं होता है। तो यहाँ पे भी जो है इसकी डाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती है।
जब स्लो होती है तो जैसे पर्सन एज हो गया तो उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, मतलब जैसे ही वो दूध से बने हुए, डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट्स लेगा, उसको क्रैम्प्स पड़ेंगे या डायरिया या फ्लैटुलेंस जो है, जिसको पादमा बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है अंदर नहीं होगा। इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है कि जो बाहर से जो है वो जैसे योगर्ट वगैरह वो ले, तो वो उसके लिए डाइजेशन के लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये थी बात कि मोनोमेरिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट से लास्ट में क्या निकली है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने कर लिया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स किस तरह से हो रहा है। प्रोटीन्स हमने कहा कि जो है बॉडी में आप किस तरह से ले सकते हैं, डाइट में हमारी प्रोटीन कैसे आती हैं। देखिए, आप चाहे पल्सेस जो हैं दालें ले रहे हैं, ठीक है, चाहे आप एग ले रहे हैं, चाहे आप मीट ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, ठीक है, या आप डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन है जैसे न्यूट्री वगैरह आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्रोटीन जो हैं वो ब्रेकडाउन होकर सबसे छोटी मोनोमेरिक यूनिट अमाइनो एसिड्स बनाती हैं, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, लार्ज पेप्टाइड्स एंड देन लास्ट में अमाइनो एसिड बचता है। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन यहाँ कहाँ हो रहा है वो हम एक बार देखते हैं। ये टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा शिकायत रहती है वीडियो लंबा हो जाता है, इसको छोटा करने के लिए मैंने जो है वो पहले से लिख दिया है इसको। तो माउथ में बात करते हैं, क्या डाइजेशन प्रोटीन्स की हो रही है? माउथ में नहीं हो रही भाई, ठीक है। माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन जो है डाइजेशन का प्रोसेस रन होता है, तो माउथ में नहीं हो रही। स्टमक में क्या डाइजेशन का प्रोसेस रन होता है? जी हाँ, क्योंकि स्टमक में एंजाइम्स हमने पढ़े थे लास्ट वीडियोस में, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों के दोनों जो थे जाइमोजेंस थे। जाइमोजन का मतलब था इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम थे, ये रीजन भी मैंने बताया था इनएक्टिव क्यों है। तो पेप्सिनोजन यहां है और प्रोरेनिन दो एंजाइम्स हैं, ठीक है। पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है, वाटर यहां ऐड कर लेंगे, मैंने कहा सभी जगह पे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्सिन में, ठीक है। तो प्रोटीन्स के ऊपर यही पेप्सिन दोबारा से एक्शन करेगा और उसको प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ के छोड़ देगा आगे के एंजाइम्स को एक्शन करने के लिए। इसी तरह दूसरा एंजाइम जो था प्रोरेनिन, RENNIN, रेनिन लिखिएगा, RENIN लिखेंगे तो फिर वो किडनी से एसोसिएटेड हो जाएगा। प्रोरेनिन ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है यहां पे और उसको रेनिन में कन्वर्ट करता है। रेनिन क्या करता है? जो आपकी मिल्क की प्रोटीन है कैसीन, ठीक है, जैसे लैक्टोज शुगर थी मिल्क की, तो कैसीन प्रोटीन है, इसको ब्रेकडाउन करता है पैराकैसीन में। पैराकैसीन कैल्शियम ऐड करता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट बनता है, तो दूध का दही बनता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो पेप्टोन्स में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम ब्रेकडाउन होकर रह जाता है। इससे आगे टूटेगा तो फर्दर अमाइनो एसिड देगा। तो ये दो एंजाइम है। रेनिन का मैंने कहा था बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लीवर में क्या किसी तरह की कोई डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, एंजाइम रिलीज हो रहा है? नहीं। तो फिर बचा इंटेस्टाइनल जूस में, जिसको सूकस एंटेरिकस कह रहे थे, पैनक्रियाटिक जूस से भी बात चलती है। पैनक्रियाज में भी 3 इनएक्टिव एंजाइम्स हमने पढ़े थे, जाइमोजेंस पढ़े थे, इनएक्टिव एंजाइम्स ये बताया था वो, उसमें मैंने पैनक्रियाज वाले उस टॉपिक में बड़े डिटेल में बताया हुआ कि क्या पैनक्रियाज खुद ब खुद खत्म हो सकता है, अंदर से गायब हो सकता है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए पहले ट्रिप्सिनोजन को इंटेस्टाइन के जूस से एक एंजाइम ड्यूडेनम से स्पेशली एंटीरोकाइनेस रिलीज होता है। ये एंटीरोकाइनेस क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर अगला काइमोट्रिप्सिनोजन को यही ट्रिप्सिन जो है एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है, वाटर सभी में ऐड रहेगा भाई, तो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर यही ट्रिप्सिन फर्दर कैटलिस्ट एक्ट करता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। अब तीनों तो निकल गए, तीनों काम क्या करेंगे? ट्रिप्सिन हमने कह दिया प्रोटीन को तोड़ेगा लार्ज पेप्टाइड्स में, जिससे आगे वो टूटेंगे तो अमाइनो एसिड बन जाएंगे। इसी तरह फिर प्रोटीन के ऊपर ये काइमोट्रिप्सिनोजन जो दूसरा था ये एक्शन करेगा, लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। तीसरा ये नहीं करने वाला, तीसरा इन लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर एक्शन करके इनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। हम तीसरे को पढ़ लेते हैं। वो जो लार्ज पेप्टाइड्स यहां बने थे, इन्हीं लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर जब ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज काम करेगा, इनको डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में तोड़ के छोड़ देगा। तो एक एंजाइम यहां पैनक्रियाज में और था जिसका नाम था इलास्टिन, सॉरी प्रोटीन, और इलास्टेस एंजाइम था, सॉरी इलास्टिन प्रोटीन के ऊपर इलास्टेस एंजाइम, ये इसको तोड़ेगा, ये भी लार्ज पेप्टाइड्स तक तोड़ के छोड़ देगा। अब यहां तक हमें पता चल गया
कि ये पेप्टाइड्स तक चीजें टूट के छूट चुकी हैं। अब अमाइनो एसिड कहीं पे बना है डाइपेप्टाइड्स और लार्ज पेप्टाइड्स का ढेर लगा हुआ है। अब इसमें से अमाइनो एसिड निकालना है तो कैसे होगा, उसके लिए इंटेस्टाइनल जूसेस आगे रोल प्ले करेंगे। पैनक्रियाज का रोल यहाँ पे खत्म हो चुका है, लार्ज पेप्टाइड्स बचे हुए हैं। इन लार्ज पेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ अमाइनो पेप्टाइडेस एंजाइम, जिसने इस लार्ज पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में तोड़ दिया। फिर डाइपेप्टाइड्स रह गए हैं, इस डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए डाइपेप्टाइडेस एंजाइम एक्शन करेगा और इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है प्रोटीन्स जो हैं उनकी मोनोमेरिक यूनिट अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड जो है वो इस तरह से जो है वो रिलीज होगा। सो नेक्स्ट डाइजेशन हमारा जो है डाइजेशन फैट्स का है, ठीक है। फैट्स जो हैं, लिपिड्स हमारे जो हैं, ऑयल, घी, बटर वगैरह जो है आप यूज करते हैं, तड़का छड़का लगाते हैं जहां, तो वो वहां यूज होता है। तो ये ब्रेकडाउन होता है, मोनोमेरिक यूनिट इसकी है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। माउथ में कोई डाइजेशन नहीं है, स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है, इसके लिए डाइजेशन के लिए रहता है लेकिन एक्शन नहीं कर पाता है इतना। लिवर में तो है ही नहीं, लिवर में ये फैट्स के जो साल्ट्स हैं, दैट इज सोडियम टैरोक्लेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ये हमने पढ़े थे, ये एमल्सिफिकेशन करते हैं फैट्स की, फैट को ब्रेकडाउन होने में हेल्प करते हैं। इसका एब्जॉर्बेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका एब्जॉर्बेशन हम करेंगे अलग से, ठीक है, तीनों का वहां डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, क्या बना वहां, माइसिली बने क्या बना, ठीक है। अभी डाइजेशन पे देख लेते हैं। फैट्स जो हैं ये बाइल की प्रेजेंस में, बाइल क्योंकि जो हमने कहा लीवर की सिक्रीशन है, ये इसको एमल्सिफाई करती है, ब्रेकडाउन करती है फैट्स को, ठीक है। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यहां होती है। उसके बाद वही एमल्सिफाइड फैट जो है आगे उसके ऊपर पैनक्रियाज एक्शन करता है। मेजॉरिटी में अगर कोई चीज फैट्स को ब्रेक डाउन करती है एंजाइम, तो वो एंजाइम्स पैनक्रियाज के एंजाइम्स हैं। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज इसको फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड में तोड़ता है। यही डाइग्लिसराइड फर्दर पैनक्रियाटिक लाइपेज से फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड में टूटता है। वही मोनोग्लिसराइड फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनोमेरिक यूनिट में टूटता है। तो फैट टूटता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बाय these processes, emulsified fat, fatty acid plus diglyceride, fatty acid plus monoglysceride, फिर लास्ट में ये। तो ये फैट्स की डाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ कहां हो रही है, इंटेस्टाइनल रीजन में, ठीक है। इसके अलावा एक फूड हो रह जाता है कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड्स, जो डीएनए की न्यूक्लियस के अंदर कंपोजिशन है डीएनए और आरएनए। तो एक सवाल था, बच्चे पूछते हैं कि डीएनए हमारे अंदर कहां से आया। भाई जो भी आप सेल कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आप जो है सब्जियां या चिकन वगैरह ले रहे हैं, उसमें सेल है, तो सेल में डीएनए है, आरएनए है। सो यहां दो चीजें एक्शन करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस में और इंटेस्टाइनल जूस में। पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम्स हैं, डीएनएस एंड आरएनएस। ये जो भी डीएनए वहां आएगा डाइजेशन के बाद, या आरएनए आएगा उसके ऊपर डीएनएस और डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, वो ब्रेक डाउन होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। डीएनए टूटेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में, तो आरएनए टूटेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड में। फिर फर्दर आगे इंटेस्टाइनल जूस में दो एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेस एंजाइम एक्शन करेगा, इसको न्यूक्लियोटाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन करेंगे। और न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेस एंजाइम नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर। तो यूं कहें कि पेंटोज शुगर जो है, राइबोज वगैरह, ये और साथ में नाइट्रोजनस बेसिस प्यूराइन और परमेडाइन जुड़ती हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए या आरएनए बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।